पटेल साहब हो, अम्बेडकर जी हो, जितने भी लीडर रहे हैं, उन्होंने इस मुल्क को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका घर बनाया है। ये सबका घर है, साझा घर है। और गांधी जी ने तो अपनी जान भी दे दी इसके लिए, मगर जो आज हालात हो रहे हैं उसमें लड़ाया जा रहा है आपस में। और मुझे डर है, खौफ है, जो 1947 में हालात हुए थे, तो कहीं ना कहीं हमें उसी तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि जब नौजवान नौकरी का जिक्र करता है, नौकरी की डिमांड करता है, उसको नौकरी नहीं मिलती है। वो अच्छे अस्पतालों की डिमांड करते हैं लोग, वो अच्छे अस्पताल नहीं है, हमारे पास नहीं है। अच्छी शिक्षा नहीं है, क्योंकि जो तालीम है वो सबसे बड़ा हथियार है। वो इंसान के पर लग जाते हैं तालीम से, वो आप दे नहीं सकते हो। हमारे गलियां, हमारे कोचे, हमारे सड़कें आप ठीक नहीं करते हो, तो क्या करते हो कि मस्जिद को गिरा के इसमें देखो मंदिर ढूंढ दो। यही है ना, यही हो रहा है। अभी देखिए संभल में कितना बुरा हादसा हो गया। वो बेचारे, उनका कोई लेना देना नहीं, कोई दुकान पे काम करता था, कोई रेडी पे काम करता था, मार दिया, गोली मार दी, तो कौन बात करेगा? आप बात करोगे तो उल्टा आपको ही जेल में डाल दोगे, जैसे उमर खालिद 4 साल से जेल में है। तो आजकल सुनवाई कहीं कोई नहीं हो रही है। अब देखिए अजमेर शरीफ दरगाह 800 साल पुरानी, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख सब जाते हैं, और वो हमारे भाईचारे की, गंगा जमुना तहजीब की निशानी है। अगर कहीं निशानी ढूंढनी हो तो वो अजमेर शरीफ जाके देखना चाहिए कि हमारी हिंदू बहनें, हमारी बच्चियां, हमारी माएँ कैसे वहाँ अपना सर झुकाती हैं, मन्नतें मांगती हैं। और दूसरी तरफ से मुसलमान होते हैं, तीसरी तरफ से हमारे सरदार भाई होते हैं। तो ये, इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं हो सकती हमारे मुल्क में। उसके पीछे भी पड़ गए कि उसको भी खोदो, उसके नीचे भी देखो शायद मंदिर निकल आए। तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये कब तक चलेगा। लोग तो जाग गए हैं, मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज वोट के वक्त एक होती है और गिनती करने के वक्त दूसरी हो जाती है, कहीं ना कहीं उसमें भी गड़बड़ है। क्या करते हैं, कैसा करते हैं? एक स्टेट छोड़ दी ताकि अपोजिशन बात ना कर सके, तो इसमें भी शक है। और इलेक्शन कमीशन इसमें कोई जवाब नहीं देता है। अगर 6 बजे जब वोटिंग बंद हुई, परसेंटेज अगर 58 थी, 3 घंटे के बाद वो 68 कैसे होगी, और काउंटिंग से पहले वो 70 कैसे होगी? तो ये मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं लोगों को जागना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारा मुल्क भी हमसाया मुल्क जैसा बन जाए, अभी देखिए बांग्लादेश में बहुत बुरा है, वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, जो हमने सुना है। तो यहाँ हम माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो फर्क क्या है? इतना बड़ा मुल्क हमारा हिंदुस्तान, इतना विशाल, इतना सेक्युलर, पूरी दुनिया में माना जाता है। तो जब हम में और बांग्लादेश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, हमारे यहाँ हम माइनॉरिटीज को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़ के शिवलिंग ढूंढेंगे। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहाँ की जाति के खिलाफ बात करता है, उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ उमर खालिद को जेल में डालते हैं, वहाँ उनको जेल में। तो फर्क क्या है? मुझे तो लगता है कोई फर्क ही नहीं है। ये बांग्लादेश तो इंदिरा जी ने इसको आजाद किया था, मगर आज वहाँ भी हालात बिल्कुल वैसे हो रहे हैं और हमारे यहाँ भी हालात वैसे हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ के लोगों को, जो हमारे सेक्युलर, देखिए हिंदू मेजॉरिटी सेक्युलर है, इसके बारे में मुझे कोई शक नहीं है। और हमारे सरदार भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, माइनॉरिटी में हैं, तो उनको मतलब वो इसके बगैर कुछ सोच नहीं सकते, उनके पास कोई रास्ता नहीं है मिलजुल के। बांग्लादेश तो इंदिरा जी ने इसको आजाद किया था, मगर आज वहाँ भी हालात बिल्कुल वैसे हो रहे हैं और हमारे यहाँ भी हालात वैसे हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ के लोगों को, जो हमारे सेक्युलर, देखिए हिंदू मेजॉरिटी सेक्युलर है, इसके बारे में मुझे कोई शक नहीं है। और हमारे सरदार भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, माइनॉरिटी में हैं, तो उनको मतलब वो
اس کے بغیر کچھ سوچ نہیں سکتے. ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. مل جل کے رہنا ہے ہم لوگوں نے. تو ایسے میں سوچتی ہوں کہ جموں کی ایک بڑی ایک امپورٹنس ہے. میں جب جموں آتی ہوں تو یہاں میں دیکھتی ہوں سردار بھی چل رہا ہے, گجر بھی چل رہا ہے, پہاڑی بھی چل رہا ہے, ہندو بھی چل رہا ہے, کشمیری بھی چل رہا ہے. جو شکل ابھی کشمیر میں ہمیں نظر نہیں آتی ہے, وہاں ایک ہی رنگ کے لوگ ہم چل رہے ہیں اس وقت. اور زیادہ سے زیادہ فوجی نظر آتے ہیں اور وردی میں لوگ نظر آتے ہیں. مگر جو جموں میں مجھے نظر آتا ہے, جو رہن سہن ہے, ٹورسٹ کو چھوڑیے, جو رہن سہن ہے وہ بہت سیکولر ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے جموں کے لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. الیکشن میں انہوں نے کیا 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 نہیں کیا, مگر یہاں کے بھائی چارے کو سنبھال کے رکھنا ہے. کیونکہ وہاں سے ہوتے ہوتے مجھے کیا پتا یہاں بھی کسی مسجد پہ نظر پڑ جائے اور یہ کہنا شروع کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس تو لوگوں کو دینے کے لیے کچھ رہا نہیں ہے. نوکریاں, سب سے زیادہ بے روزگاری ہمارے ملک کے اندر, اس پہ سب سے زیادہ بے روزگاری جموں کشمیر کے اندر. تو الیکشن میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بجلی ہم پیدا کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں کارخانے کیسے کھلیں گے, کیسے چلیں گے؟ ہمارے پاس بجلی پیدا کرنے کے باوجود بجلی ہے ہی نہیں. وہ ملک میں بانٹی جاتی ہے مفت, کہیں 200 یونٹ, کہیں 300 یونٹ, کہیں ہمیں تو کچھ نہیں ملتا. ہمیں تو وعدہ کیا ہے نیشنل کانفرنس نے 200 یونٹ دیں گے, اب مجھے نہیں پتا کیا کرتے ہیں وہ. تو ایسے میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب لوگوں کو اکٹھا رہنا ہے. جموں کو ایک مثال بننا ہے پورے ملک کے لیے, جو ہے اس وقت یہ. تو اس لیے میں آپ سب کی شکر گزار ہوں, اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ, سونو نے جیسے کہا کہ یہاں کے جو 3 وارڈ ہیں وہ PDP کے جولی میں آنے چاہیے. اور میں سونو کو ایک بار پھر سے اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہوں. بڑی بہادری سے یہ لڑا, آدتیہ لڑا, جیسے یہ مجھے ہی کہیں نظر آیا BJP کی کمپین اس طرح یا کسی اور کی کمپین جس طرح لڑے. میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں. آپ آئے, آپ نے میری بات سنی, اور مجھے امید ہے کہ آپ ان کو کامیاب کر کے ہمارے پاس بھیج دیں گے. بہت بہت شکریہ.